सीक्रेट इन्वेजन के लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि हमें उस एपिसोड के अंदर ये बात रिवील होती है कि टोनी स्टार्क दरअसल एक स्क्रल है, क्योंकि स्पाइडर वुमन आके उसको ये बताने की कोशिश कर रही होती है, ये जता रही होती है कि वो एक स्क्रल है। और इतने टाइम से वो जो था एक स्लीपर एजेंट था, मतलब उसको खुद भी नहीं पता कि वो एक स्क्रल है। लेकिन दरअसल वो लोग जो है इसको ये मानने पर मजबूर करवा रहे हैं कि वो वाकई में एक स्क्रल है और उसने खुद इसके लिए वॉलंटियर किया था। और दूसरी तरफ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर हम देखते हैं कि वहाँ पे यंग एवेंजर्स की टीम इनिशिएटिव जो है सारे मिलके स्क्रल से लड़ रहे होते हैं। लेकिन ये सुपर स्क्रल्स बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं और उनमें से एक सुपर स्क्रल वो विजन को वहाँ पे मार भी देता है। लेकिन हम तभी देखते हैं कि जब ये बैटल बिल्कुल लॉस्ट हो रही होती है तो अचानक वहाँ पे निक फ्यूरी अपने कमांडोज के साथ आते हैं और ये बेसिकली वही सीक्रेट टीम होती है जिसको निक फ्यूरी काफ़ी टाइम से ट्रेन कर रहे थे। अब आगे over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my mind is breathing in. Break out, I've got to see. Spent all my life holding all of it closely. I played it innocent, a feel of discontent. I'm finally facing it all, fearless. तो कहानी की शुरुआत में हम बेसिकली एक बहुत बड़ा एपिलॉग सुनते हैं जो कि खुद स्पाइडर वुमन यानी स्क्रल की क्वीन हमें सुना रही है और वो बताती है कि ये एक इन्वेजन है जो कि पहले ही शुरू हो चुकी है। अपनी आंखें खोलो, ये वॉर है और यह हमेशा से ऐसा ही होना था। लेकिन क्या ज़रूरी ये चीज़ें इतनी ज़्यादा बुरी हों जितना हमने सोचा नहीं था? वेल, एम्पायर जो है इनसे इनका प्लेनेट अर्थ वो बहुत पहले ही छीन चुका है और वैसे भी ये प्लेनेट अब हमारा है। ह्यूमन सिर्फ इसके ऊपर रखी हुई एक चीज़ है जिनको हमें ठिकाने लगाना है, हमें उनसे डील करना है। हमने ह्यूमन रेस को काफ़ी अर्से तक जो है स्टडी किया है। हम जानते हैं कि वो लोग बिल्कुल परफेक्ट नहीं हैं, उनके अंदर भी कुछ खामियां, कुछ गलतियां हैं और इस तरह ये सब में होती हैं और उन्होंने भी कुछ गलतियां की हैं जिसकी वजह से आज ये उनके साथ हो रहा है। और बेसिकली इस तरह एपिलॉग के साथ साथ हम देख रहे होते हैं कि डॉक्टर रीड रिचर्ड उससे सबसे ज़्यादा नफरत करते हैं स्क्रल के लोग और उनको जो है एक जहाज़ के अंदर कैप्चर किया होता है बहुत सारे स्क्रल्स ने मिलके और उनके ऊपर अभी भी एक्सपेरिमेंट्स वगैरह जारी होते हैं। मतलब हम देख सकते हैं कि किस तरह से उनकी बॉडी को पूरा स्ट्रेच करके उन्होंने रखा हुआ है ताकि वो हिल ही ना सकें। और दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं स्पेस के अंदर जहाँ पे स्क्रल्स के शिप अर्थ की तरफ आ रहे होते हैं और वहाँ पे क्वीन अपनी बात कंटिन्यू करते हुए कहती है अगर हमारी जगह ह्यूमंस होते तो वो भी यही करते हैं। ह्यूमंस की भी हमेशा से यही नेचर रही है, चाहे वो अपने खुदा के नाम पे करें या पैसों के लिए या दोनों के लिए। अगर वो किसी चीज़ में बिलीव करते हैं कि वो उनकी है तो वो उसको किसी भी कीमत में हासिल करके रहते ही हैं, चाहे उसके लिए किसी को चोट क्यों ना पहुँचानी पड़े। और आज हम उन्हीं की चीज़ें उन्हीं के साथ करने वाले हैं। इस चीज़ को हमारी हिस्ट्री बुक्स में लिखा जाएगा कि किस तरह से ये हीरोज़ का जो बिहेवियर था ये हमारे बहुत ज़्यादा काम आया। और आज जो हम कर रहे हैं इसमें कुछ नया नहीं है, ये किस्मत में इनकी बहुत पहले ही लिख दिया गया था, बस ये हो इनके साथ अब रहा है। और मुझे पूरा विश्वास है कि ये ह्यूमंस भी आहिस्ता आहिस्ता समझ जाएंगे कि ये कोई बैटल नहीं है जिसमें वो जीत या हार सकें, बल्कि ये तो उनके लिए कोई बैटल है ही नहीं। क्योंकि वो पहले अपने बायोलॉजिकल इंस्टिंक्ट्स पे नज़र डालेंगे और सोचने की कोशिश करेंगे कि ये हो क्या रहा है और वो फ्रीक आउट हो जाएंगे क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जिसको वो समझ ही नहीं सकते हैं। और इस तरह साथ में हम देख रहे होते हैं कि सेंट्री अर्थ का ऑर्बिट छोड़ते हुए अर्थ से बाहर जा रहा होता है और इसका रीज़न आप सबको अब तक पता चल ही गया होगा। उनको इस बात पे अफसोस हो रहा होगा कि ये कभी भी इस तरह से नहीं होना चाहिए था और वो हमेशा इस बात का अफसोस करते रहेंगे ये हारने के बाद कि उनको कम से कम एक फ़ाइट तो करनी ही चाहिए थी। लेकिन जब वो बिगर पिक्चर को देखने की कोशिश करेंगे तो उनको चीज़ें जल्द से जल्द और आसानी से समझ में आने लगेंगी। और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल जो है वो सैवेज लैंड से दोबारा न्यूयॉर्क सिटी की तरफ आ रही होती हैं, क्योंकि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि टोनी स्टार्क ने उनको यही बोला था कि तुम मेन लैंड में जाओ और मुझे वहाँ की खबर ला के दो। और इस तरह कोई न अपनी बात बोलती है, लेकिन तब तक इन सब चीज़ों का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि जो उनका घर है वो घर उनका रहेगा नहीं और उस पर हमारा कब्जा हो चुकेगा। और मुझे तो लगता नहीं है कि कभी भी अर्थ इनका घर था। अगर होता तो इतनी आसानी से हम इनसे ये छीन नहीं पाते, डोमिनेट नहीं कर पाते। लेकिन देखो हम कितनी आसानी से इनको मैनिपुलेट कर रहे हैं। और इस तरह कैप्टन मार्वल भी जो है उन सुपर स्क्रल से लड़ने के लिए आती है, लेकिन वो उसके ऊपर भी काफ़ी भारी पड़ रहे होते हैं।
और दूसरी तरफ हम शिफ्ट होते हैं जहाँ पे निक फ्यूरी के कमांडोज, यंग एवेंजर्स, इनिशिएटिव सारे मिलकर जो है इन स्क्रल्स और सुपर स्क्रल से लड़ रहे होते हैं और कैप्टन मार्वल भी इस फाइट को ज्वाइन कर लेती हैं। और वहाँ पे इस तरह हम देखते हैं कि कैप्टन मार्वल बोलती है कि निक फ्यूरी तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तो निक फ्यूरी बोलता है कि मेरे भाइयों, कि मेरे कमांडोज, हम यहाँ पे जो करने के लिए आए सिर्फ उसी के ऊपर फोकस रहो, कोई बात करने की किसी से ज़रूरत नहीं है। और इस तरह देखते हैं हम लोग यहाँ पे निक फ्यूरी के जो कमांडोज वगैरह होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा ट्रेन नज़र आ रहे हैं और वो बहुत ज़बरदस्त तरीके से मॉन्स्टर से लड़ रहे होते हैं। साथ में फेबोस जो कि एरीज का बेटा है वो बोलता है कि काश मुझे अपनी पावर्स के बारे में 5th क्लास के अंदर पता होता तो मैं उन लोगों की अच्छी बैंड बजाता, लेकिन कोई नहीं। निक फ्यूरी बोलता है कि इसको जल्दी से निपटाओ, क्या कर रहे हो तुम लोग, मेरे पास और भी काम है, मैं फारिग नहीं हूँ। और इस तरह दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वहाँ पे कैप्टन मार्वल जो है उन स्क्रल से लड़ने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो उनसे ज़रा भी नहीं जीत पा रही होती हैं और निक फ्यूरी उनको बार बार बचा रहे होते हैं। और वहाँ पे स्पाइडर वुमन बोलती है साथ में कि एक फाइट को जीतने के लिए ज़रूरी है कि जिस फाइट के अंदर वो खड़े हैं और जिस सोल्जर्स के साथ वो लड़ रहे हैं उसके ऊपर उनका पूरा विश्वास और भरोसा हो। लेकिन इस फाइट के अंदर हमने उनको ऐसा बना दिया है कि वो एक दूसरे के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते हैं और इसीलिए ये जंग कभी उनके लिए जंग है ही नहीं। ये शुरू होने से पहले वो लोग हार चुके हैं। अब से जो है अप डाउन है, ब्लैक वाइट है, दोस्त दुश्मन है और दुश्मन दोस्त है। वहीं पे कैप्टन मार्वल की बहुत बुरी हालत हो गई होती है और वो बोलती है कि फ्यूरी कमांडर मेरी बात तो सुनो। लेकिन निक फ्यूरी उसकी बात का जवाब नहीं दे रहे होते और बोलते हैं कि हर कोई जमा हो, हमें आगे बढ़ना होगा, क्योंकि वो लोग ये ब्लॉक निपटा चुके होते हैं और यहाँ के स्क्रल्स तकरीबन निमट चुके होते हैं। और तो वहाँ पे जो निक फ्यूरी के साथ एक कमांडो होता है वो पूछता है कि मिस मार्वल का क्या करना है। निक फ्यूरी बोलते हैं कि उसको मैं देख लूँगा। और इस तरह हम देखते हैं बेसिकली निक फ्यूरी वहाँ पे मिस मार्वल को अपनी लेज़र गन से शूट कर देते हैं। तो वो बोलता है कि लेकिन फ्यूरी तुमने ऐसा क्यों करा। तो फ्यूरी बोलता है कि एक स्क्रल है, चाहे वो कोई भी हो, क्वेक हमारा रास्ता साफ करो। तो बेसिकली हमें यहाँ से ये बात पता चली कि निक फ्यूरी जानते थे कि मिस मार्वल वो एक स्क्रल हैं और बिल्कुल ऐसा ही होता है, क्योंकि हम देखते हैं निक फ्यूरी अपनी टीम को जमा करते हैं और वहाँ से टेलीपोर्ट होकर अगली लोकेशन पे जाते हैं। लेकिन वो सुपर स्क्रल्स वो कैप्टन मार्वल के ऊपर चढ़ना शुरू हो जाते हैं, उसको मारना शुरू हो जाते हैं और दरअसल वो भी एक स्क्रल ही होती है। और इस तरह देखते हैं हम कि हम ब्लैक विडो नताशा के पास शिफ्ट होते हैं जो कि सैवेज लैंड में खड़ी होती है। टोनी स्टार्क और स्पाइडर वुमन की यानी स्क्रल की जो क्वीन है उसकी बातें सुन रही होती है और क्वीन बातें कर रही होती है, देखो हम लोग जो हैं इसके लिए बिल्कुल तैयार हैं, हमें पता है कि वो लोग लैश आउट होंगे, वो लड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन हम लोग उनको जो है इधर से उधर स्क्रैम्बल कर देंगे और वो तुम्हारे पास आएंगे लीडरशिप के लिए। लेकिन उनको सिर्फ इस बात का पता चलेगा कि तुम दरअसल टोनी स्टार्क हो ही नहीं, तुम कोई आयरन मैन हो ही नहीं, तुम जो हम में से एक हो। असली टोनी स्टार्क उसको तो बहुत पहले हमने ठिकाने लगा दिया है और आज ये तुम्हारे लिए एक बहुत मुश्किल दिन होने वाला है, क्योंकि ये सारी सच्चाई मैं तुम्हारे सामने डिस्क्लोज जो कर रही हूँ। मैं जानती हूँ कि तुम्हें ये भी रिमेंबर नहीं होगा कि तुमने इसके लिए खुद से वॉलंटियर किया था, लेकिन मैं तुम्हें ये सब बताना चाहती हूँ क्योंकि तुमने ये सब हमारे लिए किया है, अपने एम्पायर के लिए किया है। और मैं तुम्हें प्रॉमिस करती हूँ कि मैं तुम्हारी पूरी मदद करूँगी इसके अंदर कि जल्द से जल्द हम तुम्हें तुम्हारी ट्रू फॉर्म में और तुम्हारी ट्रू मेमोरीज वापसी दिला दें जैसे ही हम अपने थ्रोन वर्ल्ड पे पहुँचेंगे। टोनी स्टार्क तुम्हारा असली नाम कल रिकी डुलू है और तुमने आज अपने एम्पायर के लिए बहुत कुछ किया है और तुम हमारे ग्रेटेस्ट वॉरियर में से एक हो। और इस तरह हम देखते हैं कि ब्लैक विडो अंदर घुसती है गन पॉइंट करते हुए, लेकिन उसको पीछे से 2 लोगों की आवाज़ आती है और बेसिकली जब वो दिखती है तो वहाँ पे बीस्ट और फिनिक्स यानी कि जीन ग्रे मौजूद होती है। लेकिन ब्लैक विडो कोई सवाल जवाब उनसे करती नहीं है, ना ही कुछ बोलती है, सीधा अपनी पिस्टल से जो है धनाधन फायरिंग शुरू कर देती है। और इस तरह जैसे वो फायरिंग करती है तो पता चलता है कि वो दोनों स्क्रल्स होते हैं। लेकिन जहाँ पे हम देखते हैं कि जैसे इस गोलियों के चलने की आवाज़ आती है तो वहाँ से स्पाइडर वुमन को भी पता चल जाता है कि कोई इनकी बातें सुन रहा है और वो वहाँ से अगले पल गायब हो जाती है। इसी तरह नताशा अंदर घुसती है गन पॉइंट करते हुए और पूछती है कि तुमने देखा कि वो कहाँ गई जेसिका। तो हम देखते हैं टोनी स्टार्क की तो यहाँ हालत पहले ही बहुत बुरी हुई होती है और उसको अभी जो सारी चीज़ें उसने बताई है उससे इसका दिमाग और ख़राब हो गया है। तो नताशा उसके पास आती है, उसको पकड़ते हुए बोलती है कि टोनी मैं नताशा रोमानॉफ हूँ, ब्लैक विडो, क्या तुम मुझे सुन सकते हो। लेकिन उसकी हालत काफ़ी बुरी हो गई होती है और वो बड़बड़ा रहा होता है अपने अंदर ही कि मैं स्क्रल हूँ, मुझे मार दो, मैं स्क्रल हूँ। तो नताशा उसकी आंखें देखती है और बोलती है कि उसने तो वाकई में तुम्हारे साथ कुछ खतरनाक किया है, तुम तो बिल्कुल उसके वश में आ चुके हो। टोनी देखो मैं तुम्हें एड्रेलिन का एक शॉट देने वाली हूँ, इससे तुम्हें बहुत ज़्यादा हर्ट होगा लेकिन कम से कम तुम 1 से 2 घंटे अपने पैरों पर खड़े रह पाओगे होपफुली। और इस तरह हम देखते हैं ब्लैक विडो उसको वहाँ पे एक एड्रेलिन का इंजेक्शन देती है जिससे थोड़ी देर के लिए उसका ब्लड प्रेशर वगैरह बढ़ जाता है ताकि वो इस जंग में थोड़ी देर खड़ा रह सके। और टोनी स्टार्क काफ़ी ज़ोर से चिल्लाता है। तो ब्लैक विडो पूछती है कि अब बताओ टोनी क्या हुआ है यहाँ पे सब। तो टोनी बोलता है कि हो सकता है कि मैं एक स्क्रल हूँ। तो ब्लैक विडो बोलती है कि नहीं तुम कोई स्क्रल नहीं हो, वो तुम्हें जो है इसमें फंसाने की कोशिश कर रही थी। टोनी तुम्हें फोकस रहना होगा। तो टोनी बोलता है कि तुम्हें कैसे पता कि मैं कोई स्क्रल नहीं हूँ, तुम कैसे श्योर हो के कह सकती हो। नताशा बोलती है देखो ये सब साफ है, उन्होंने तुम्हें पॉइजन दिया है। तो टोनी बोलता है कि नहीं वो चाहते तो मुझे मार भी सकते थे। तो वो बोलती है कि हाँ वो दे सकते थे और उन्होंने तुम्हारे ऊपर अटैक इसीलिए करा है क्योंकि वो जानते हैं कि इस प्लेनेट के ऊपर सिर्फ 5 ऐसे लोग हैं जो कि इस सब को रोक सकते हैं और तुम उनमें से एक हो।
और उनके लिए तुम्हें हराना या मारना सिर्फ काफ़ी नहीं था, बल्कि वो सब तुम्हें दिखाना चाहते हैं कि किस तरह से प्लेनेट अर्थ तुमसे छीनी जाएगी। उनका मकसद ये है। तो नताशा पूछती है कि ये सारी बातें छोड़ो कि तुम स्क्रल हो या नहीं, इस वक्त ये पॉइंट मायने रखता है। क्या तुम उनको मारना चाहते हो और हमारी मदद करना चाहते हो तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता अगर तुम स्क्रल भी हो, लेकिन मुझे तुम्हारी मदद की इस वक्त बहुत ज़रूरत है। तुम स्क्रल हो या नहीं, मैं तुमसे आखिरी बार पूछती हूँ, क्या तुम हमें मारोगे या उनको? तो टोनी बोलता कि मैं उनको ही मारूंगा। तो नताशा बोलती है मुस्कुराते हुए, फिर ठीक है, तुम्हारी इसी फीलिंग के साथ हम आगे बढ़ते हैं और तुम्हारे बारे में बाद में चिंता करेंगे, ठीक है? लेकिन पीछे से वुल्वरीन इंटर होता है और बोलता है कि नताशा क्यों ना तुम थोड़ा और शोर मचाना शुरू कर दो। लेकिन नताशा पलटती है और धन 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 गोलियों से दोबारा फायरिंग करती है वुल्वरीन के ऊपर, और वुल्वरीन की बॉडी में छेद हो जाती है और बोलता है कि डैम इट नताशा, ये करने की क्या जरूरत थी? बोलती है कि मुझे कोड वर्ड बताओ। तो लोगन बोलता है कि कैरेट स्टिक्स। तो नताशा बोलती है कि मुझे माफ़ करना लोगन, जब तक ये सारी सिचुएशन ख़त्म ना हो जाए मैं पहले गोली चलाऊंगी, सवाल बाद में पूछूंगी। फ़ौरन से हील हो और जेसिका ड्रू का पता लगाओ और जैसे ही उसको देखो स्लाइस कर दो। और ये बताओ टोनी कि कैरल कहाँ गई है? वो तो तुम्हारे साथ तुम्हें यहाँ लेकर आई थी ना, तो गई कहाँ वो आखिरकार? तो टोनी बोलता है कि मैंने इसको जो है कैरल को न्यूयॉर्क सिटी में भेजा था ताकि पता लग सके कि न्यूयॉर्क में क्या हो रहा है। लोगन बोलता है कि हमें स्टार्क तुम्हें यहाँ से बाहर निकालना होगा क्योंकि हर एक स्क्रल जानता है कि इस वक्त तुम यहाँ पे मौजूद हो। नताशा बोलती है कि बिल्कुल ठीक कह रहा है लोगन, जल्दी से अपना आर्मर को रीबिल्ड करो, रीबूट हो और चलो मेरे साथ। तो टोनी बोलता है कि ये सब ठीक है, लेकिन हमें इस वक्त रीड रिचर्ड्स की ज़रूरत है। तो नताशा पूछती है कि वो आखिरकार है कहाँ? और इस तरह हम स्पेस में शिफ्ट होते हैं जहाँ पे बहुत सारे स्क्रल के जहाज अरमाडा इंतजार कर रहा होता है, और वहीं पे एबिगेल ब्रांड, जो आपको याद होगा कि सॉर्ट की हेडक्वार्टर की कमांडर थी, वो यहाँ पे अपने बबल रैप के अंदर आती है और इस शिप में एंटर होने की कोशिश करती है। और बेसिकली देखते हैं कि जब वो एंटर करती है तो वो उनके कमांड रूम में पहुंच जाती है, जहाँ पे बेसिकली हर तरह की स्क्रीन्स लगी होती हैं और अर्थ के ऊपर जो कुछ भी हो रहा है उसको सब नज़र आ रहा होता है। और वहीं पे उसकी नज़र पड़ती है रीड रिचर्ड के ऊपर कि उसके ऊपर टॉर्चर हो रहा है। लेकिन इतनी देर में हम देखते हैं कि पीछे से स्क्रल्स आते हैं और उसको पकड़ लेते हैं। यहाँ से शिफ्ट होते हैं बरमूदा ट्रायंगल के ऊपर, जहाँ शील्ड हेलिकैरियर इस वक्त गिरा हुआ है। और वहाँ पे मारिया हिल पूछती है, तो ये बताओ आखिरकार कि तुम कब से एक स्क्रल हो जारविस? तो जारविस बोलता है कि मिस हिल, आप समझ नहीं रही हैं कि शील्ड में हमने आपकी एक पोजीशन एक रीज़न के तौर पर रखी थी। अब वक्त आ गया है कि ह्यूमन सरेंडर कर दे, और मैं चाहता हूँ आप इसको पब्लिकली करें, और इसके रिटर्न में हम अपने एम्पायर के अंदर आपको एक अच्छी और महफूज जगह ऑफर करते हैं। तो मारिया हिल बोलती, क्या तुम ये बात जानते हो कि इस वक्त तुम मेरे जहाज़ के ऊपर मौजूद हो? क्योंकि बेसिकली हम देखते हैं कि वहाँ पे मारिया हिल के साथ जो उसके एजेंट होते हैं वो भी दरअसल स्क्रल्स होते हैं। और जारविस बोलता है कि हम आपका सरेंडर एक्सेप्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। हम यहाँ से शिफ्ट होते हैं ब्रुकलिन के अंदर, जहाँ पे सेम वही माहौल चल रहा है, यानी एयरफोर्स भी आई हुई है यहाँ पे और स्क्रल के लोगों से निपटने की कोशिश कर रही है। लेकिन वहीं पर हम शिफ्ट होते हैं हुड, जो कि याद होगा आपको एक विलन है जिसको हम न्यू एवेंजर्स की सीरीज़ में दिख रहे थे, जो काफ़ी ज़्यादा आप लोग को पसंद भी आया था। हम उसके अपार्टमेंट में शिफ्ट होते हैं और वो लोग भी टीवी पे ये सब देख रहे होते हैं। तो उसके लोग पूछते हैं कि अब हम क्या करें हुड, क्या हम लोग यहाँ से भाग चलें कहीं? तो हुड बोलता है कि नहीं, जो कोई भी मौजूद है एवरीवन, जिस किसी को भी हम यहाँ बुला सकते हैं उसको बुलाओ। तो वहाँ पे विज़र्ड मैन जो होता है वो बोलता है कि क्या हो गया, तुम्हारा दिमाग ख़राब हो गया है? ये हीरोज़ और एलियंस की फाइट है, उनको लड़ने दो, हम इसमें क्या करेंगे? लेकिन हुड अपना हुड पहनते हुए बोलता है कि अगर अर्थ ही नहीं रहेगी तो हमारा बिजनेस कैसे चलेगा? ये हमारी प्रॉब्लम भी है। जल्द से जल्द सबको तैयार करो, हमें इस फाइट का हिस्सा बनना होगा। तो बेसिकली हम देख रहे हैं कि यहाँ से हुड एक विलन तो है, लेकिन जब बात अर्थ के ऊपर आई है तो वो पीछे नहीं हट रहा, और वो भी जो है स्क्रल्स इन्वेजन का हिस्सा बनने जा रहा है। तो इस कॉमिक्स की जो राइटिंग्स हैं वो मुझे इसीलिए बहुत ज़्यादा पसंद है कि इसके अंदर हमने एक छोटे से छोटे ग्रुप को भी देखा कि किस तरह से पहले यंग एवेंजर्स आए और इसका हिस्सा बने, किस तरह से इनिशिएटिव आए इसका हिस्सा बने, न्यू एवेंजर्स हिस्सा बने, और इस तरह अब हम देख रहे हैं कि विलन्स भी जो हैं अब वो भी इसका हिस्सा बन रहे हैं। और इस तरह हम लोग सेंट्रल पार्क के अंदर शिफ्ट होते हैं न्यूयॉर्क में, जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग मौजूद होते हैं, लेकिन इनको यहाँ पे स्क्रल्स के लोगों ने कैद किया हुआ होता है और उनको वो लोग बेसिकली मार रहे होते हैं, कुचल रहे होते हैं, उनका कोई मर्जी उनके ऊपर नहीं दिखा रहे होते हैं। और लोग परेशान होते हैं क्योंकि ना यहाँ पे कोई फ़ोन कॉल्स लग रही होती है, ना सबवेज चल रही होती हैं, और उनको समझ में नहीं हो रहा था कि अब वो लोग यहाँ से जाएंगे तो जाएंगे कहाँ। और वहीं पे जो है बहुत सारे लोग अब उम्मीद हार चुके होते हैं और अपने गॉड से दुआ करते हैं कि गॉड अब तो आप ही हमें बचा सकते हैं, प्लीज़ हमारे लिए कुछ कीजिए वरना हम यहाँ पे मर जाएंगे। और अगले पल हम देखते हैं कि दो बड़े बड़े स्क्रल्स जो हैं वो इन लोगों के पास इनको मारने के लिए आ रहे होते हैं और अपनी लैंग्वेज में कुछ बोल रहे होते हैं। लेकिन अगले पल एक ज़ोरदार आवाज़ आती है और वो स्क्रल वो चमकना शुरू हो जाता है लाइटनिंग से, और इसी तरह वहाँ पे एक बहुत बड़ा लाइटनिंग तूफान आता है। और इसी तरह वहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत बड़ा बिजली का झटका गिरता है ज़मीन के ऊपर, जो कि सारे स्क्रल्स को जला के राख कर देता है। और वो लोग हैरानी से देख रहे होते हैं कि ये है कौन। और अगले ही पल हम देखते हैं कि आसमान में बिजली चमकती है और थॉर अपने हैमर के साथ न्यूयॉर्क सिटी के अंदर अपनी एंट्री मारता है। और बेसिकली गाइस ये एक ऐसी एंट्री है जो कि अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि वकांडा बैटल के अंदर जो थॉर की एंट्री हुई थी सेम वैसी ही है, जहाँ पर सब लोग उम्मीद हार चुके थे और स्क्रल्स लोगों को मारने वाले थे, वहीं पे थॉर अपना हैमर चमकाते हुए आया और इनको बचा लेता है।
और वहीं से साथ हम दूसरी तरफ देखते हैं कि दूर बैठे कैप्टन अमेरिका यानी बकी बार्न्स जो है वो भी थॉर को अपनी दूरबीन से देख रहे होते हैं और अब वो भी इस फाइट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। टू बी कंटिन्यूड।